हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित हम लोग देखेंगे। इसमें हमारे जितने भी चैप्टर हैं हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ की बात करें तो इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषाएं, उसके जितने भी सूत्र हों, उसका बेसिक यानी परिचय कुल मिला के पाठ का पहले हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो, क्या कह रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है, हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने के लिए, डिटेल में चैप्टर को अध्ययन करने के लिए हम इसके बेसिक पर चलते हैं सबसे पहले। यानी इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। ठीक है, वे सभी संख्याएं हैं जैसे आप सुनते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय, अपरमेय, विषम, सम, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक संख्याओं को जानते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो दो प्रकार होता है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम लोग, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती है उसको हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होती परमेय संख्या। क्या होती है? परमेय संख्या होती है। एक होती है अपरमेय संख्या। क्या होती है? अपरमेय संख्या। ठीक है, दो होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक, हम लोगों ने ये चीजें देख लिया। अच्छा, परमेय संख्या क्या होती, इसको कैसे पहचानेंगे? अपरमेय संख्या क्या होती, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? ठीक है, ये हम लोग बात कर लेते। तो देखिए, सबसे पहला आपका दिया गया है परमेय संख्याएं। ठीक है, ये सभी जितने भी हम परिभाषाएं आपको कराएंगे, जितने सूत्र कराएंगे, जितना बेसिक परिचय हम आपको बताएंगे, सब आपके एनसीईआरटी बुक जो नई वाली आई हुई है, न्यू एनसीईआरटी बुक, आपको पुरानी से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नई वाली से पढ़ना है, उसी से पूरा ये लिया गया है। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परमेय संख्याएं दी गई हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? क्या बताया उसने? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश और हर के रूप में उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। वे सभी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। क्या है? परमेय संख्याएं हैं। अच्छा, इन्हें हम P/Q के रूप में क्यों प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या कारण है कि इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए, इसकी और भी पहचान होती है। ये पहली पहचान हो गई कि इसको P/Q के रूप में रख सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है? ये क्या होते हैं? शांत दशमलव। इनका जो दशमलव होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, शांत दशमलव होता है। कैसे? हम आपको परिचय के रूप में दिखाएं। जैसे हमने लिखा है 30/8, तो इसका मतलब हुआ कि हम 30 में से 8 का भाग दें। ठीक है, हम भाग देते हैं, चेक करते हैं शांत है कि नहीं शांत है। ठीक है, चेक करने के लिए इसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो शांत है कि नहीं। तो 8 त्रिक 24 हो गया, हमने माइनस किया, यहाँ पे 6 आया, 0 आ गया। अब ये नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया, 8 सते 56 हुआ। ठीक है, कितना बचा? 4 बचा। अब ये फिर हम 0 इसको बढ़ाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। ये देखिए, एक समय बाद आया कि इसका शेषफल जो है 0 आ चुका है। ठीक है, इसका शेषफल क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। ठीक है, यानी ये शांत है। शांत, इसका दशमलव जो है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, दशमलव प्रसार जो इसका है वो शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है, तो ये चीज दूसरी पहचान हो गई। तीसरी पहचान इसकी हम आपको बता दें। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया भाई 1/3 का। क्या लिया? 1/3 का लिया हमने। ठीक है, 1/3 लगाते हैं। अच्छा, नीचे हर से भाग दिया जाता है अंश में। ठीक है, तो हम लोग 3 से भाग 1 में देते हैं। ये नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। यानी ये आपका ऐसे चलता जाएगा, यानी 3 इसमें रिपीट हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार का साइन। बार यानी रिपीट का साइन है। ये क्या है? रिपीट का ये साइन, चिन्ह है ये। ठीक है, यानी बार बार रिपीट हो रहा। यानी अगर ये अशांत है, क्या है? अशांत है, लेकिन पुनरावृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुनरावृत्त होना चाहिए। इसमें पुनरावृत्ति होना चाहिए इसमें।
ठीक है, क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी बार बार आना चाहिए। यानी एक शांत दशमलव यानी पूरी तरह से कट जाए, उसका शांत है, उसको शांत तब भी प्रमेय संख्या होगी, अशांत होगा लेकिन पुनरावृत्त होना जरूरी है, तभी वो यानी प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे बात करें, आपने इतना समझ गए, तीन हमने पहचान आपको बताया कि P बटे Q के रूप में से लिखा जा सकता है, नॉर्मल आप बता सकते हैं, लेकिन कोई पूछे क्यों, तो ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव जितने होते हैं उनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अशांत हो लेकिन पुनरावृत्त हो तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहचान हो गई। अब बात करते हैं हम लोग प्रमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है, प्रमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि बेहतर समझना है पाठ को, तो हमको ये चीजें सब जाननी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें। तो प्रमेय संख्या की बात कर लेते हैं, प्रमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आते हैं अप्रमेय संख्या में। ठीक है, पहली हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या, क्या देखते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, आपकी दूसरी हो गई अभाज्य संख्या, क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तीसरी हो गई आपकी सम संख्या, चौथी हो गई आपकी विषम संख्या। ठीक है, पांचवी हो गई पूर्णांक आपकी। ये सभी मेन है, ये सभी क्या होती हैं आपकी, सभी आपकी होती प्रमेय संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, अभाज्य को, तो इनको पहले दोनों को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक का गुणनखंड कीजिए, एक किसके किसके भाग, एक किससे किससे विभाजित हो जाएगा, एक से। दो किससे किससे होगा बताइए, दो किससे किससे हो जाएगा, एक से होगा और दो से होगा। तीन किससे किससे हो जाएगा, एक से और तीन से होगा। चार किससे हो जाएगा, एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा और चार से हो जाएगा। पाँच किससे किससे हो जाएगा, एक से और पाँच से, केवल पाँच से विभाजित होगा। ठीक है, पाँच एकम पाँच, एक पंचे पाँच, चार एकम चार, दो दूना चार, एक चौको चार, तीन एकम तीन, एक तिक्के तीन, दो दूना चार, एक दुक्के दो। ये केवल एक से होती है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या जरूरी है, कम से कम यानी कि तीन, यानी कि दो से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए, दो से ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो होगा। दो से ज़्यादा किस में है भाई, चार में है। तो ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो एक से भी विभाजित है, दो से भी विभाजित है, दो तिहाई 6, तीन दूनी 6 और 6 कम 6, इसके चार गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, चार गुणनखंड है, यानी ये भी भाज्य संख्या है। जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये मत सोचना कि दो से जिसमें भाग चला जाए, नहीं, वो गलत है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या है, जिसके दो गुणनखंड हो, क्या हो, दो गुणनखंड। कितने हों, दो गुणनखंड हों। ठीक है, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। यानी कि वो संख्या एक होनी चाहिए और वो संख्या स्वयं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दो है तो एक है और दो से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या आपकी हो गई। ठीक है, तो आपकी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, एक, दो, तीन और भी ऐसी चलती जाएंगी। यानी अभाज्य संख्या वो संख्याएं हो गई जिनके गुणनखंड केवल दो हो, क्या हो, केवल दो हो, दो से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक में देख रहे हैं हम लोग, दो से कम है, इसके पास केवल एक है, तो ये ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, आपको इस तरह समझ लेना है। ठीक है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ऐसी संख्या है। तो आपको ये चीजें भी पता चल गई। सम विषम की बात कर लेते हैं, तो यानी कि दो से विभाजित, यानी जो दो से विभाजित हो, क्या हो, दो से विभाजित हो, वो सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, दो से विभाजित होना चाहिए, और जो दो से विभाजित ना हो, दो से विभाजित ना हो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, आपकी विषम संख्याएं होंगी। जो दो से विभाजित नहीं होगी सब क्या होगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, पूर्णांक संख्याएं दो होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक, एक होगी ऋणात्मक, क्या होगी, ऋणात्मक। यानी जितने धन वाली संख्याएं हैं, जैसे 1 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, इसमें कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस का लगा हुआ है। -5 हो गया, -20 हो गया, -100 हो गया, ये सब क्या है, ऋणात्मक से पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तो सभी प्लस वाली और माइनस वाली पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है,
तो हमने इसको देख लिया परिमेय संख्याएं। भाई परिमेय संख्या भाज्य भी, अभाज्य भी, सम, विषम, पूर्णांक सभी है। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या में आते हैं। परिमेय संख्या आपने आई होप कि अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट आपको अगर बचा है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हम वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फिर अगले वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, हम हटा दें। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या क्या होगी हमारी? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब क्यों नहीं लिखा जा सकता इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा √2। √2 का मान आप लोग कभी अगर मोबाइल में भी निकाले आप तो उसके मान जो है इतना लंबा चौड़ा आ जाता है, कभी अनंत नहीं होता, यानी कभी अंत नहीं होता उसका। 1.414231 डैश 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 संख्या है बहुत लंबी, इसमें पुनरावृत्त भी नहीं होगी, यानी इसकी आपको बात ध्यान रख अशांत होगी, अब पुनरावृत्त नहीं होगी। क्या होगी? पुनरावृत्त नहीं होगी इसमें। ठीक है, पुनरावृत्त नहीं होगी यानी रिपीट नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। ये रिपीट नहीं, सबसे पहली बात रिपीट, एक तो अशांत है, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रही है। इसका मान कभी भी अंत नहीं होता, चलता जाता है डैश डैश करके। ठीक है, तो आपको ये चीजें गांठ बांध लेना है, ध्यान से समझना है कि अशांत हो और पुनरावृत्त भी ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 का मान 1.73205 आगे बढ़ता जाता है, ऐसे √15 का निकालोगे तो इसका भी बढ़ता जाएगा। पाई का मान जानते हो आप लोग 3.1428 बढ़ता जाता है, और इसके अप्रोक्स में हम लोग मान लेते हैं 22/7 और अप्रोक्स मान लेते हैं 1.42 या 3.14 केवल मान लेते हैं अप्रोक्स में लगभग। कभी 3.14 का यूज होता है, कभी 3.142 का होता है, कभी 22/7 का यूज होता है। तो ये अप्रोक्स में लगभग मान है पाई का मान। अगर पाई का मान आपसे पूछा जाए तो आप बता ही नहीं पाओगे, अनंत है, इसकी लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। लेकिन लगभग में पूछा जाए तो ये तीन में से कोई भी आप एक बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे √-√2/3, जब √2 ही अपरिमेय है, 3 अपरिमेय है, तो फिर वो बटे हो चाहे गुणे में हो, सब अपरिमेय होगी। जैसे ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा, 1 आया फिर 0 आया, और फिर 11 आया फिर 0 आया, फिर 111 आया फिर 0 आया, यानी इसमें संख्याएं बढ़ती जा रही है, वही संख्या बार बार नहीं आ रही है। रिपीट का मतलब होता है या तो 3 आने लगे, या फिर 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ऐसे बार बार रिपीट होने लगे। ठीक है, रिपीट का मतलब ये है। आई होप कि आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गई होगी, हमने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, एक तो अशांत होना चाहिए, दूसरा पुनरावृत्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। इसमें एक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है जो कि 1.1 पहली प्रमेय है। ठीक है, उस प्रमेय को हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है और इसका क्या मतलब है, परिभाषा क्या कहती है। इससे कुछ पॉइंट से निकल कर आ रहे हैं, उन बिंदुओं को हम लोग जरूर समझेंगे। ये पॉइंट और ये परिभाषा यानी ये प्रमेय हमें सवाल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है, इसलिए ये हमें समझने में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को देखते हैं। ये कहती प्रत्येक भाज्य संख्या को, हमने अभी आपको भाज्य संख्या पहले ही बता दिया है, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, अभाज्य संख्या 2 गुणनखंड हों, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भाज्य संख्या है, क्या है? कोई भाज्य संख्या है, उसको हम क्या करते हैं? उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हम उसको फैक्टर करके, गुणनखंड करके उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें कि उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट कर सकते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर हम उसको ये ना देखें कि कौन क्रम पहले लिखा हुआ है, कौन बाद में लिखा हुआ है, तो उसके बिना ये अद्वितीय यानी कि इसके जैसा कोई नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, इसके प्रमुख, इस प्रमेय के 3 प्रमुख बिंदु निकल कर आते हैं। इसने 3 बातें यहाँ पे कही है, हम आपको 3 बातें दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने 1-2 बातों में ही निपटा दिया, इससे निकलने वाला मतलब जो 3 बातें हैं। 3 बातें कौन कौन सी? पहली बात है प्राकृतिक संख्याओं के
प्राकृतिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भाज्य संख्या आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या 8 लिया, 20 लिया, दो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे हम 8 के गुणनखंड करते हैं, 8 के गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा? 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसके कितने गुणनखंड आए? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसने क्या कहा? गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी गुणनफल ये हो गया, ठीक है। अच्छा, 20 के हम लोग कर लेते हैं। 20 के करते हैं, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 आया, ठीक है। यानी ये जो गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? अभाज्य। इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड, एक ही 2 निकलेगा, इसके 2 निकलेगा, इसके 2, सभी को 2 2 निकलेंगे, ठीक है। हमने आपको भाज्य अभाज्य इसलिए पहले बता दिया था ताकि कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे 8 2 गुणे 2 गुणे 2, ये गुणनफल, गुणनखंडों को, गुणनखंड कौन आया? 2 आया, 2 आया, 2 आया। अब फिर क्या कहा? गुणन अभाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड है, फिर कहा कि गुणनफल के रूप में, तो ये गुणनफल के रूप में लिख दिया गया, ठीक है। बिल्कुल, पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके गुणनफल के रूप में तो लिखा जा सकता है, उसको फिर गुणा कर दो, गुणा करके एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंड मान लेते किसी संख्या के 2, 7 और 3 है, इनको आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणे 7 गुणे 3, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 14 त्रिक 42, एक ये 42, एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। उसने यही कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है, तो एक प्राप्त हो गई। जैसे 2 5 3 है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3, इसको भी गुणनखंड कर ले। 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी गुणा करके हम प्राकृतिक संख्या यानी निकाल सकते हैं। तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। ये हमको दूसरा पॉइंट बिंदु याद रखना है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं उनको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 40 यहाँ पे दिया गया है, 40 के हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलो भाई 40 के निकाल ले। 40 के निकालते हैं तो 2 दूना 4, 0 आ गया, 0 है लास्ट में, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 0 उतर आया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। क्या क्या आया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताइए 2, अब ये तो हो गया अभाज्य संख्याओं के घातों के, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसके गुणनफल तो ये है, लेकिन घातों के रूप में कैसे? यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कितनी बार आया? 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। गुणे 5 कितनी बार आया है? 1 आया है। तो 5 की पावर 1 लिखो, या फिर पावर ना भी लिखो तो चल जाएगा। 2 की पावर 3 गुणे 5 बस लिख सकते हो, ठीक है। जिसकी पावर 1 हो उसको सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, इतनी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हमने क्या कहा? आपको 3 बिंदुओं पर यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत काम की जरूरत है। ये 1.1 जो आपकी प्रश्नावली है पूरा इसी का खेल है वहाँ पे, ठीक है। इसी का पूरा खेल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे समस्या हो सकती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट किया जा सकता है। यह सत्य सत्य में भी आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, तो आपसे बन जाना चाहिए। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अच्छा, क्रम क्या हो? जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखा है, इसी को अगर हम लिख दें 5 गुणे 2 गुणे 2, उल्टा कर दें, तब भी तो वही आंसर आएगा, 5 दूना 2 20 ही आएगा। यानी कि इसके क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्रम को इग्नोर करते हुए ये एक जैसे ही होता है, एक समान होता है, ठीक है। बिल्कुल, इसके 3 पॉइंट निकल कर आए। पहला, प्राकृतिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, हमने आपको इसको बता दिया। प्राकृतिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है, ये भी हमने आपको बता दिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो गुणनफल
घातों के गुणनफल, तो घात भी बनाना हमने आपको बता दिया। जितनी बार आए, 2 3 बार आया है तो 3 पावर लगा दो, 5 बार आता तो 5 लगा देते, 6 अगर यहाँ पे 5 आता 3 बार तो 5 की पावर 3 लगा देते। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए और हम बात करते, एक फार्मूला और है जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है उत्तर की जाँच करने के लिए, और सूत्र डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, और एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए उसका काम बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है वो। एक फार्मूला होता है सूत्र जिसको हमको ध्यान रखना है, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आता है। क्या होता है इसका? पहली संख्या, अगर 2 संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ये क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका बनकर तैयार होगा, चाहे इस फार्मूले में लिखा हो, अच्छा आपका हिंदी में लिखा हो, शब्दों में लिखा हो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपको सूत्र याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 चीजें हैं, पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या 2, एचसीएफ 3 और एलसीएम 4, यहाँ पे 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। अगर मान लीजिए सवाल में आता है, आपको दे दिया जाता है दूसरी संख्या, आपको सवाल में दी गया है एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया, पहली संख्या नहीं है, तो पहली संख्या का फार्मूला क्या बन जाएगी? अगर हमको पहली संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बन गया। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या ना हो, आपको फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे, इस बार ये गुणे में है, इसको हम लोग भाग कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस बार दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो कौन आएगा नीचे? पहली संख्या गुणे में है, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो इधर अब कोई नहीं होना चाहिए, इसको हम इधर कर देंगे ट्रांसफर, तो ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको तीसरा आता है एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ आपको ना दिया गया हो, तो ये इसको पक्षांतर कर दो, ये गुणे में इधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है, चौथी बात है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, इस बार एचसीएफ गुणे में है तो ये चला जाएगा बटे में, एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार आपके 5 सूत्र बन गए। पहला सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अच्छा दूसरा बन गया, मान लो पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या हो जाएगी। अच्छा दूसरा निकालना, दूसरी संख्या निकालना तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या, इसी से बना लेंगे हम लोग, ये बनाकर हमने आपको दे दिया, आप इसी से पक्षांतर करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आई होप कि आपको इस पूरे फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ये उत्तर की जांच करने में आता है, सवाल में पूछा गया है, ये खाली स्थान में आता है, जोड़ी में आ सकता है ना, तो सभी जगह आ सकता है, तो इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना जरूरी था। अच्छा, ये हो गए हमारे सभी, इसके परिचय हो गया। ठीक है, 1.1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसके सवाल, अगली वीडियो हम लोग इसके सवाल करेंगे, 1.1 करेंगे, उसके बाद 1.2 में जाएंगे, तो उसकी जो परिचय होगा, उसकी जो बेसिक होगी उसको हम लोग समझेंगे, और फिर उसके बाद आगे हम लोग देन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया और आपको अच्छा लगा, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।